आज हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे और वो सवाल बेसिकली हमारा किस प्रकार का होगा, प्रूफ दैट वाला होगा। और हमारा एक चीज़ और, पिछले वाले क्लास में हमने 2 थ्योरम बताया था और एक सवाल बताया था जिसमें कि प्रूफ दैट ही करना था बेसिकली। तो एक सवाल हमारा वहाँ से हो गया कल वाले क्लास में जो डिस्कस किए थे, और 3 सवाल हमारे पास आज हैं जिसमें कि प्रूफ दैट ही करना है। तो 2 एक्सरसाइज हमारे पास है। इन दोनों एक्सरसाइज में आप लाइन बाय लाइन पलट के देखेंगे सवालों को, तो 4 ही ऐसे सवाल आपको मिलेंगे दोनों एक्सरसाइज का मिला के, जिसमें कि प्रूव दैट वाला सवाल पूछा गया। 4 सवाल, तो एक हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे, 3 हम लोग आज कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सवाल बचता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इस प्रकार का, उसको आप एक बार बनाइए। मेरा विश्वास है कि अब आपसे बन जाएगा। नहीं बनेगा तो क्लास में आके आप लोग पूछ लीजिएगा, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी ट्राई कीजिएगा उसको बनाने का। नहीं बनेगा तो फिर कमेंट कर लीजिएगा, हम लोग एक बार उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब कि बेसिकली आज हमारा इन 3 सवालों के साथ ये चैप्टर खत्म होने जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि देखो प्रूव दैट वाला सवाल हम इसलिए बता दे रहे हैं आपको क्योंकि आप इसी में सबसे ज़्यादा फंसते हो, तो ये वाला हम बता दे रहे हैं। उसके बाद जो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इस प्रकार का बच जाता है छोटा मोटा एंगल उंगल निकालने वाला, उसको आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज इसको शुरू किया जाए। देखिए सबसे पहला सवाल हमारा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, यानी कि एक्स प्लस वाई जो है डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, ये हमको इसमें गिवन है। प्रूव दैट ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, तो हमको इसमें प्रूव करना है कि ए ओ बी ये जो हमारा एक लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमको प्रूफ करना है। स्ट्रेट लाइन तो इसे भी हमारा वो दिख रहा है, लेकिन क्या केवल दिखने से हो जाएगा? नहीं, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। चूंकि गिवन दैट वाला प्रूफ दैट वाला सवाल है तो हमको गिवन टू प्रूफ ये सब पूरा लिखना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले तो आप वो चीज लिखिए जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। तो दिया हुआ क्या है, एक्स प्लस वाई है डब्ल्यू प्लस जेड के, यही तो गिवन है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है आपको? हाँ, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, आपको ये प्रूव करना है कि ए ओ बी क्या है, कि स्ट्रेट लाइन है, ये आपको प्रूव करना है। अब इसका डायरेक्ट प्रूफ पे आइए। इसका प्रूफ बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले तो आप हमको यहाँ पे एक बात बताइए, यहाँ पे एंगल हमारा एक्स बन रहा है, यहाँ वाई, यहाँ यानी एक्स वाई यहाँ, डब्ल्यू यहाँ और जेड यहाँ, तो ये हमारा 4 एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो बताइए चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि चारों एंगल हमारा मतलब एक कंप्लीट सर्किल बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन लिख दीजिएगा कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल का मतलब 360 डिग्री, ठीक है ना। अब ये हमने यहाँ पे लिख दिया। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अब जरा यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हमने लिखा x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360, क्योंकि सभी को जोड़ देंगे तो 360 मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। अब क्या हम यहाँ पे x प्लस वाई हमने लिखा, क्या हम डब्ल्यू प्लस जेड के जगह पर दोबारा x प्लस वाई लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो डब्ल्यू प्लस जेड के बदले हम एक्स वाई दोबारा लिख सकते हैं बराबर 360 डिग्री। और यहाँ पे आप रीजन क्या लिखिएगा, गिवन। गिवन का मतलब क्या, जैसे टीचर कॉपी आपके चेक करेंगे ना तो वो देखेंगे कि अच्छा डब्ल्यू और जेड के जगह पे क्या लिख दिया है बच्चा, एक्स प्लस वाई लिख दिया है। फिर उनका ध्यान कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे गिवन में, और फिर यहाँ से उनका ध्यान चला जाएगा यहाँ पे। तब उनको मालूम चलेगा कि अच्छा दोनों तो बराबर ही है, इसका मतलब किसके जगह पे ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखिए तो आपके पास हो गया 2x प्लस 2y हो गया ना, x x 2x y y 2y, ठीक है। अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, 2 कॉमन है, तो बस गया हमारा x प्लस वाई बराबर 360। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x प्लस वाई कहाँ है जरा बताइए, x प्लस वाई हमारा ये है। तो यदि मैं कुछ देर के लिए ये नीचे वाला रे ढक दूं
तो क्या ये हमारा AOB एक स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन होता है उसके ऊपर ये हमारा एक रे है C और O, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बनता है वो हमारा एंगल कहलाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, उसका सम होता है 180 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई को यदि हम जोड़ेंगे इसको ढक के तो हमारा 180 होता है, रीजन हमारा लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे भी तो हमारा वही चीज है, x प्लस वाई का 180 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये दोनों हमारा लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर हमारा एंगल कब बनता है, जब हमारा एक एक स्ट्रेट लाइन हो। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यदि मेरा x प्लस वाई 180 डिग्री आ गया, x प्लस वाई यदि हमारा 180 डिग्री आ गया तो ये हमारा लीनियर पेयर होता है, और लीनियर पेयर हमारा तब बनता है जब हमारा लाइन एक स्ट्रेट हो। तो जब ये दोनों हमारा 180 के बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा क्या बन चुका होगा, एक स्ट्रेट लाइन बन चुका होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हैंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, बस बात खत्म। और चूंकि प्रूफ दैट वाला था तो आप यहाँ पे नीचे में लिख दो हैंस प्रूव्ड, हो गया, बात खत्म। कितना आसान तरीके से बन गया। तो कई बार प्रूफ दैट वाला सवाल देखे ना आप लोग घबरा जाते हैं, नहीं घबराना नहीं है, थोड़ा सा उसको सोचना है, विचारना है ताकि कैसे बनाया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, इसमें क्या कहा गया है पहले इसको समझिए। इसमें कहा जा रहा है POQ इज अ लाइन, POQ ये हमारा एक लाइन है, बिल्कुल लाइन है, आगे बढ़ते हैं। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OR जो हमारा रे है ये वाला रे हमारा PQ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इसका मतलब कि इधर 90 बन रहा है तो इधर भी कितना बनेगा, 90 इधर भी बनेगा। मतलब कि साफ कहा है कि OR हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, किस पे, इस वाले पे है, तो वैसी बात है यहाँ भी 90 बनेगा तो यहाँ भी 90 बनेगा। आगे बढ़ते हैं फिर। OS इज अनदर रे, ये OS हमारा क्या है, एक दूसरा रे है, लेइंग बिटवीन रेज OP एंड OR, OP ये वाला रे और OR इन दोनों के बीच में हमारा ये है, बिल्कुल सही है, यानी कि OP हमारा क्या है, रे है, OR भी हमारा क्या है, एक रे है, इन दोनों रे के बीच में हमारा ये छोटा वाला एक रे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट एंगल ROS आपको कहाँ पे दिख रहा है, एंगल ROS, यानी कि बेसिकली ये बात कर रहा है किसका, इस वाले का बात कर रहा है। तो ROS हमारा एंगल कितना होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, किसके हाफ, एंगल QOS और एंगल POS के हाफ होना चाहिए। चलिए हमारा इसमें ना सबसे पहले आप ध्यान में ये रखिए कि हमको प्रूफ क्या करना है, ROS को प्रूफ करना है, तो ROS के ऊपर ही हमारा सब काम होने वाला है। ठीक है, इसका आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए कैसे बनता है इस प्रकार का सवाल। सबसे पहले तो जो गिवन दिया गया है आप पहले वो लिख लीजिए। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें गिवन क्या दिया गया है, हाँ गिवन दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए क्या कहा गया था कि OR हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, इट मीन्स जितना हमारा ये होगा उतना ही हमारा ये पूरा होगा, 90-90, तो गिवन में तो हम लोग ये लिख सकते हैं। तो कई बार ना गिवन आपको डायरेक्टली सवाल में दिखता नहीं है, आपको वहां से कुरेद के निकालना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि OR हमारा परपेंडिकुलर बोल दिया तो जितना ये 90 उतना ही हमारा 90 पूरा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा चलिए, आप इस एंगल का नाम क्या देना चाहेंगे, QOR आप दे दीजिए, या फिर ROQ, कहीं पे ऐसा कुछ है नहीं, तो QOR बोलो या फिर ROQ बोल दीजिए। चलिए हम ROQ ही बोल देते हैं। तो एंगल ROQ इक्वल्स टू एंगल ROP इक्वल्स टू एंगल ROP किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। दोनों एंगल हमारा इक्वल है तो दोनों 90 के बराबर होंगे, यानी कि ये पूरा एंगल और ये हमारा पूरा एंगल 90 के बराबर है। ठीक है, अब टू प्रूफ में आइए। टू प्रूफ में आपको क्या प्रूफ करना है, यही तो पूरा प्रूफ करना है, तो यही आप वहां पे लिख दीजिए, एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, यही आपको प्रूफ करना है। अब इसमें हमको क्या करना है, अब हमको इसमें डायरेक्ट प्रूफ करना है। इसमें देखो क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जरूरत नहीं है।
तो हमने जैसा कहा था पिछले वाले क्लास में कि कंस्ट्रक्शन हर बार हम लोग करते नहीं है, जहां जहां जरूरत पड़ता है केवल वहां वहां ही हम लोग कंस्ट्रक्शन की जरूरत करते हैं। चलिए अब यहाँ पे आप देखिए पूरा का पूरा बात हुआ है एंगल ROS के लिए, ठीक है ना, क्योंकि हमको वही प्रूफ करना है। तो ध्यान से आप देखिए यहाँ पे ना हम ROS के लिए 2 बार काम करने जा रहे हैं, एक बार इधर से और एक बार उधर से। तो सबसे पहले बताइए कि यदि हमको ये एंगल ROS चाहिए, ROS ये ब्लू वाला, यदि हमको ये एंगल ROS चाहिए तो इस पूरे एंगल में यदि हम ये वाला एंगल माइनस कर दें, यानी कि ये पूरे एंगल में केवल ये वाला एंगल माइनस कर दे तो हमको ये पूरा मिल जाएगा। एक बार दोबारा एंगल ROS यदि हमको चाहिए तो इस पूरे एंगल में केवल इस एंगल को माइनस कर देंगे तो ROS मिल जाएगा। चलिए जो यहाँ पे लिखेंगे ना थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। ROP हमने लिखा था, तो यदि हमको एंगल ROS चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल ROP में माइनस करना पड़ेगा एंगल ये वाला POS को, एंगल POS को आपको माइनस करना पड़ेगा। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट। ओके आगे बढ़ते हैं दोबारा, अगेन एंगल ROS इक्वल्स टू, अब देखिए एक बार हम लोगों ने इधर से देख लिया, अब हम लोग एक बार इधर से देख लेते हैं। यदि आपको ये एंगल चाहिए ROS तो अब क्या करोगे, आप इस पूरे एंगल में, इस पूरे एंगल में यदि आप ये 90 को माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा। तो ये हमारा पूरा एंगल क्या होगा, QOS, एंगल QOS माइनस एंगल, यानी कि इस पूरे एंगल में हमको क्या माइनस करना है, ROQ माइनस करना है, एंगल ROQ। तो ये हमारा दूसरा मिल जाएगा। एक बार वहां पे भी आप देखते चलिएगा और यहाँ पे पॉइंट भी मिलाते चलिए कि सर ने आखिर क्या लिख दिया, ठीक है ना, बात समझ आ रही है ना। चलिए अब यहाँ पे आप देखिए ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, दोनों को आपस में ऐड कीजिए। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एंगल ROS है प्लस एंगल ROS, 2 बार हो जाएगा, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब इन दोनों को भी आपस में ऐड कर देते हैं। तो ऊपर वाला हमारा क्या है, एंगल ROP माइनस एंगल POS, प्लस कर रहे हैं, पहले हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो अब इसको लिखेंगे एंगल QOS माइनस एंगल ROQ, ये हमने लिख दिया। चलिए अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एंगल ROS 2 बार है, तो यहाँ पे हमारा 2 एंगल ROS होगा। एक बार मैच कर लीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। तो एंगल 2ROS, अब इतना के बदले ना हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले इसको देखो जो आपको प्रूफ करना है, ये वाला देखो तो जरा, मतलब कि आप एक बार पूरा ये देखिए और एक बार आप ये देखिए, आपको इसमें क्या चाहिए, QOS चाहिए, तो इसमें QOS कहाँ है, यहाँ है, और POS चाहिए, POS कहाँ है, यहाँ है। तो इसमें 2 फालतू चीज़ क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है फालतू और एक ये दिख रहा है फालतू। तो यदि हम इन दोनों फालतू चीज़ को हटा दें तो हम लोग थोड़ा बहुत अपने नज़दीक आंसर के पहुंच रहे होंगे, पहुंच जाएंगे मतलब। चलिए तो अब आप बताइए क्या हम यहाँ पे ROP के बदले, ROP के बदले एंगल ROQ लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। ROP के बदले ROQ, क्यों, ऊपर में देखिए गिवन है, क्योंकि दोनों क्या है 90 है। उसके बाद माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस एंगल ROQ। अब यहाँ पे ऐसा हमने क्यों किया आपको पता चल गया होगा, एंगल ROQ और एंगल ROQ को हटाने के लिए कि दोनों, क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है, दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आप रीजन भी लिख दीजिएगा, क्या लिखेगा, गिवन, तुरंत टीचर का नजर जाएगा, अच्छा ऊपर में जो है ना दोनों बराबर था इसीलिए बच्चे ने एंगल ROP के बदले में ROQ लिख दिया है, ठीक है, इस काटने के लिए बेसिकली। अब आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख लिया जाए। 2 एंगल ROS इक्वल्स टू, ये हमारा दोनों बच गया ना, तो एंगल QOS को पहले आप लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, माइनस एंगल POS को आप बाद में लिख दीजिए।
हो गया। अब ये हमारा 2 मल्टीप्लाई में है, अभी उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, इन दोनों का डिवाइड में चला जाएगा। क्या यही आपको प्रूफ करना था? जरा देख लीजिए, बिल्कुल यही प्रूफ करना था। हो गया हमारा, तो यहीं पे आप लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। तो कई बार हम लोगों को अपने आंसर तक पहुंचने के लिए गिवन में जो दिया हुआ रहता है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसा कि हमने यहाँ पे इसको काटने के लिए किया। अब तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। इस तरीके से हमारा ये वाला सवाल भी कंप्लीट होता है। एक लास्ट सवाल हमारा बच रहा है आपके दूसरे वाले एक्सरसाइज का। दूसरे वाले एक्सरसाइज में ना आप ध्यान से देखेंगे तो सारा क्वेश्चन ना सॉल्व करने वाला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, इस प्रकार का है। तो वो काम हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। एक सवाल उसमें है जो कि प्रूव दैट वाला है, और ये सवाल, और यही सबसे तगड़ा सवाल है, सबसे तगड़ा सवाल, क्योंकि ये मिरर वाला सवाल है पहली बात, और दूसरी बात इसमें प्रूव दैट पूछा गया है। ठीक है ना? चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको लिख लीजिए इधर वाला, क्योंकि हमको ये मिटाना पड़ेगा पूरा। मिटा दें? चलो हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार हम इसका डायग्राम थोड़ा सा और बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा छोटा लग रहा है। अच्छे तरीके से समझने के लिए एक बार वही डायग्राम हम यहाँ पे दोबारा बना देते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना? बड़ा बनाएंगे इस बार थोड़ा सा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ध्यान से इसको समझ जाइएगा। P है ये Q, ये R S, उसके बाद ये हमारा एक रे यहाँ से यहाँ गया, फिर टकराया और फिर ये वापस चला गया, इस तरीके से है। उसके बाद ये वाला पॉइंट हमारा B है, ये A है, ये C है और ये D है। अब इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलिए उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा इधर रफ सरफेस होता है, मतलब कि मिरर के पीछे वाला हिस्सा। अच्छा, इसको बताने के लिए ना हम आपको लेके चलेंगे क्लास 8 में। क्लास 8 में याद कीजिए लाइट चैप्टर हमने आपको पढ़ाया। लाइट चैप्टर में ना आपने 2 लॉ पढ़े थे मिरर का। एक लॉ क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और दूसरा आपने पढ़ा था कि एंगल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करता है ना? तो दूसरा वाला नियम यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पहला वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्या है समझाने के लिए, बस थोड़ा सा आपको हम रफ फिगर समझाते हैं ताकि आप इस सवाल से इसको क्या कर सके, कनेक्ट कर सके। ये हमारा मान लीजिए मिरर है घर वाला, और ये मिरर का क्या है, थोड़ा सा पीछे वाला हिस्सा है जिसको कि हम लोग देखते नहीं है। अक्सर ये हिस्सा ना पेंट किया हुआ रहता है, आप कभी घर के शीशे को गौर करेंगे तो वो हमेशा पेंट रहता है। जो हमारा मेन हिस्सा है ना जिसमें हमारा चेहरा दिखता है वो ये वाला हिस्सा है। तो इसमें ये हमारा काम कैसा करता है, क्लास 8 हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। मतलब ये हो गया कि ये लाइट हमारा इधर से आया और ये लाइट हमारा इधर चला गया। तो जो लाइट हमारा आता है इस लाइट को हम लोग कहते हैं, वेरी गुड, इंसिडेंट रे। और जो लाइट हमारा ये चला जाता है इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कह देते हैं। इसका नाम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कह देते हैं। और याद कीजिए इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक बीच में ना परपेंडिकुलर डाला करते थे, नॉर्मल जिसको हम लोग कहते थे समझने के लिए। तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता था, और समझ में आ रही है, और ये नॉर्मल था तो नॉर्मल को हम लोग अपने कैपिटल एन से डिनोट करते थे, ठीक है ना? अब आपको याद आ रहा होगा कि सर यदि ये हमारा नॉर्मल हुआ करता था, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो जो एंगल हमारा यहाँ बनता था वही एंगल हमारा यहाँ भी बनता था। मतलब कि यदि ये हमारा 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा,
यदि ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 होगा, ये 60 तो ये भी 60। इस तरीके से हमारा काम चलता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये हमारा व्हाइट बोर्ड जो है ना, एक बहुत बड़ा क्या है, शीशा है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको तिरछे से टॉर्च जला रहे हैं, तो ये लाइट जाएगा यहाँ पर टकराएगा और वहाँ से वो बाउंस बैक हो जाएगा। तो इस बीच में क्या है हमारा, एक एज्यूम कर लीजिए नॉर्मल है, तो जो यहाँ से हमारा नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा होगा वही हमारा वहाँ से नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा होगा। मतलब कि दोनों का दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या होता है, सेम होता है। किसमें, प्लेन मिरर में, या फिर आप इसको सिंपल से कहो कि मिरर के फॉर्मूले, सॉरी मिरर के लॉ में। कोई डाउट अब इसमें? चलिए, यदि अब आपने ये समझ लिया है तो वही चीज अब हम लोगों को यहाँ पे समझना है। ठीक है, देखिए इसमें पहले सवाल क्या कहा गया है आप वो देख लीजिए। पहले सवाल में ना बहुत लंबा तगड़ा चीज लिखा गया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे आपको समझा देते हैं क्या कहा गया है इसमें। देखिए हमारे पास यहाँ पे दो मिरर है, एक है PQ और दूसरा है RS, यानी कि दो शीशा है। आप समझ लो आपके घर का शीशा है और दोनों इस तरीके से रखा गया है, एक ये वाला शीशा और एक ये वाला शीशा रखा गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से PQ वाले शीशे पे टॉर्च जला रहे हैं, तो जैसे हमने टॉर्च जलाया, यहाँ पे टकराया, फिर ये यहाँ बाउंस बैक हुआ और फिर यहाँ से ये यहाँ आ गया। ठीक है ना। अब अभी आप बता सकते हैं कि यदि हमने ये टॉर्च जलाया तो ये लाइट हमारा कौन सा लाइट होगा, इंसिडेंट रे होगा ये हमारा, ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे। इस वाले मिरर के लिए ये हमारा इंसिडेंट रे हो जाएगा और ये वाला हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। और अब दोबारा इस वाले मिरर के लिए यही रिफ्लेक्टेड रे हमारा इंसिडेंट रे बन जाएगा और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे आइए, मेन सवाल में हमारा कैसा बनेगा, सॉल्यूशन हमारा यहाँ से चालू हो चुका है, याद रखिएगा स्टेप। ठीक है ना। वो डायग्राम आप मत बनाइए, छोटा सा थोड़ा सा, उसको आप छोड़ दीजिए उस डायग्राम को, और आप डायरेक्टली यहाँ से बनाइएगा। और रफ फिगर के लिए आप बिल्कुल ये इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि इसी सारे का हमारा यहाँ पे भी काम है। ठीक है, अब आ जाइए इसके गिवन में। सबसे पहले गिवन में क्या दिया गया है, आपको कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, गिवन में बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन बहुत कुछ नहीं लिखना है। मेन बात पकड़िए जो कहा गया है। मेन बात क्या कहा गया है, कहा गया है कि दोनों मिरर हमारा क्या है, पैरेलल है। इट मीन्स PQ पैरेलल है RS के, ये हमारा पैरेलल का साइन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद टू प्रूव क्या करना है आपको, AB जो है वो पैरेलल है CD के, यही आपको प्रूफ करना है। देखिए वहां पे लिखा है प्रूफ दैट AB पैरेलल CD। अब इसमें ना कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, याद रखिएगा। कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। अच्छा, आपको लगा होगा ना कि सर आपको कैसे पता है इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, आपको लगा ऐसा कि सर आपको कैसे पता है इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। देखो ये चीज ना मैथ है, पहला बात। दूसरा बात ये हैबिट से आता है, बार बार प्रैक्टिस करने से आता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि कौन से सवाल में कंस्ट्रक्शन की जरूरत है और किस में कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। चलिए बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, यहां से ना एक नॉर्मल डालने जा रहे हैं, और नॉर्मल हमारा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन ये करेंगे, यहाँ से एक नॉर्मल खींचेंगे। नॉर्मल हमारा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, एकदम बिल्कुल 90 होता है। उसी प्रकार से इससे हम एक यहाँ भी खींचने जा रहे हैं परपेंडिकुलर। मतलब परपेंडिकुलर का मतलब क्या, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या, ये ब्लैक वाला हमारा जो होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे ड्रॉ, इसका आप कुछ नाम दे दो, जैसे ABCD हो चुका था तो इसका E दे दो और इसका F दे दो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ड्रॉ BE परपेंडिकुलर किस पे, RS पे, एंड CF परपेंडिकुलर PQ पे। मतलब कि BE हमने परपेंडिकुलर खींचा RS पे और CF हमने परपेंडिकुलर खींच दिया PQ पे। कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये हमारा कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो गया। अब आगे बढ़िए, अब इसका आप डायरेक्ट प्रूफ में आइए। देखिएगा ध्यान से, इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये हमारा इंसिडेंट रे है और यदि ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहाँ भी एंगल बन रहा है कुछ, यहाँ भी कुछ एंगल बन रहा है, और ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है, नॉर्मल के जैसा। और ये भी किसके जैसा, नॉर्मल के जैसा, जो हमने खींचा है ब्लू वाला। तो इसका नाम दे देते हैं एंगल 1, इसका 2। यहाँ भी एंगल बन रहा है हमारा कुछ और यहाँ भी एंगल बन रहा है, इसका नाम 3 और इसका नाम 4।
तो अब बताइए, जब हमारा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में नॉर्मल होता है तो दोनों तरफ जो एंगल बनता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ से आपने जान लिया ये 40 तो ये भी 40, उसी प्रकार से जितना ये उतना ही ये। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ में लिख देंगे इसका कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। उसके बाद फिर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अच्छा, रीजन कोई पूछे कि बताओ इसके लिए रीजन आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिख देना लॉ ऑफ मिरर, यानी कि मिरर का लॉ है। और मिरर का लॉ क्या है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, मतलब कि दोनों एंगल हमारे क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये हमने लिख दिया विदाउट इसमें। चलिए अब थोड़ा सा ना यहाँ पे हम जो बताना चाह रहे हैं आप वो देखिए क्या है, देखिए ऑल्सो BE पैरेलल FC। क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि BE और FC दोनों ये भी पैरेलल होंगे? बिल्कुल कह सकते हैं पैरेलल। पैरेलल का मतलब है सबसे पहला तो ये दोनों 90 डिग्री है, दोनों परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, और सीधा का मतलब कभी भी आपस में मिलेगा नहीं और कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं भागेगा। इट मीन्स हमारा दोनों कैसा होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल होगा। और देखने से भी लग रहा है दोनों ब्लू लाइन हमारा पैरेलल है। तो यदि हमारा BE और FC पैरेलल लाइन है तो बताइए ये हमारा किसका काम कर रहा है, BC लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। यहाँ पे ना हमारा कुछ ऐसा बन रहा है, यदि आप ध्यान से देखना चाहेंगे तो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा बन रहा है। ये हमारा दो लाइन है BE और FC, और इस तरीके से हमारा एक यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, कौन, BC। तो ऑब्वियस ये बात है जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल हमारा यहाँ होता है, और इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब तिरछा तिरछा हमारा बनता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, BE को और FC को पैरेलल मान के एंगल 2 और एंगल 3 को आपस में हमने इक्वल कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। रीजन आप क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल्स को लिखने का तरीका होता है एंगल का साइन दो और बीच में थोड़ा सा एस लिख दो, इसका मतलब एंगल्स है। तो ये हमारा बराबर हो गया। अब यहाँ पे जो हम दिखाना चाह रहे हैं ना आप वो समझिए। देखिए यहाँ पे हमने लिखा कि एंगल 1 है एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 है एंगल 4 के बराबर, और यहाँ पे हमने तुरंत कह दिया कि देखो एंगल 2 जो है ना वो 3 के बराबर है। तो क्या एंगल 1, 2, 3 और 4 आपस में सभी बराबर हो गए? आप इसको ऐसे भी समझ लो एक बार, जैसे एंगल 1 हमने कहा 2 के बराबर, और 2 को अभी तुरंत हमने किसके बराबर कर दिया, 3 के बराबर, और 3 बराबर हो गया 4 के बराबर। इट मीन्स 1, 2, 3, 4 चारों एंगल हमारा आपस में बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैंस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 और इक्वल्स टू एंगल 4, चारों के चारों एंगल हमारे आपस में इक्वल है, बराबर है। नाउ अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ना ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, देखिए क्या हम इसको एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये भी 40 है, ये भी 40, ये भी 40 और ये भी 40, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 80, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 80। इट मीन्स दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ पे बताइए एंगल 1 और एंगल 2 के लिए हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एक साथ, यहाँ पे हमारा दोनों है, तो ये पूरा एंगल हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ABC। एंगल ABC जब हम बोल रहे हैं इसका मतलब उसमें एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आ जा रहा है। तो इसके बदले में हम लोग लिख देंगे एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल 3 और 4 के लिए क्या आ रहा है, BCD। एंगल BCD। अब देखो यहाँ पे ना हमने ये कह दिया कि एंगल ABC और एंगल BCD दोनों आपस में इक्वल है, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों हमारे आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो क्या बताइए अब यहाँ पे ना आप हम जो दिखाना चाह रहे हैं आपको वो देखिए। आप देखो AB को और आप देखो CD को, इन दोनों रे को आप देखो जरा ध्यान से, इन दोनों को आपने देख लिया। अब क्या इन दोनों के बीच में जो हमारा BC वाला है क्या वो एक ट्रांसवर्सल के जैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। मतलब आप क्या देखो, केवल AB को देखो
और आप सी डी को देखो, देख लिया आपने, दो रे हमारे पास यहाँ पे, और ये जो बी सी हमारा है ये बिल्कुल ट्रांसवर्सल के जैसा काम कर रहा है, और यहाँ पे ये पूरा एंगल इस पूरे के बराबर है, ठीक है। तो बताइए क्या ये दोनों हमारा अल्टरनेट एंगल के जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के जैसा बिहेव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या पढ़ा है? यहाँ पे आपने ये पढ़ा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा तब बनेगा जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा दे दिया। क्या दे दिया? कि यहाँ पे एंगल ही पहले इक्वल है, आपको पैरेलल साबित करना है। इसका मतलब हो गया कि ये जो है ना, देखो सबसे पहली बात तो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कब होता है? जब दो पैरेलल लाइन हो, वही आपको साबित करना है। यहाँ पे एंगल पहले इक्वल दे दिया और आपको लाइन पैरेलल करना है साबित। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यदि ये दोनों हमारा इक्वल है तो हैंस ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि ये दोनों यदि हमारा इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यदि हमारा इक्वल है, तो ये भी हमारा क्या होंगे? पैरेलल होंगे। बस इसमें आपको एक चीज जोड़ देना है, क्या? कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब है कि हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तब बराबर होता है जब हमारा पैरेलल लाइन होता है। लेकिन यहाँ पे तो एंगल ही पहले से दे दिया, इसका मतलब कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना दो केस बनता है, यदि दोनों लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल होंगे, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही इक्वल है तो हमारा लाइन दोनों पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हमारा दूसरा वाला केस है, सेकंड नंबर वाला, क्योंकि दोनों एंगल ही पहले से इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों हमारा क्या होंगे? यदि एंगल इक्वल है तो दोनों पैरेलल होंगे। और बस यहाँ पे रीजन में आप लिख दीजिएगा कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बस काम खत्म। कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बस मतलब कि जब पैरेलल लाइन होता है तो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल हमारा पहले से दिया गया है तो हमारा लाइन क्या होंगे? पैरेलल होंगे। बस यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बस बात खत्म। और लास्ट में आप यहाँ पे लिख दीजिए हैंड्स प्रूफ। यही प्रूफ करना था आपको, बस हो गया, बात खत्म। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस तरीके से हमारा इस सवाल के साथ ये पूरा चैप्टर मेरे तरफ से कंप्लीट हुआ, मेरे तरफ से केवल। और आपके तरफ से कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ ये आपको तब पता चलेगा जब आप अपने बुक के सवालों को बनाएंगे। ऑब्वियस ये बात है, कहीं पे आपको डाउट होगा, कहीं पे आप फंसेंगे, जरूर फंसेंगे। तो जहाँ पे आपको डाउट हो तो क्लास में आके पूछ लीजिएगा आप लोग, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें अब। तो प्रूफ दैट वाले सवाल जितने भी थे लगभग वो हमने सारे आपको बता दिए हैं। अब कुछ वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, उसको आप बनाइए। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।